हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और समझेंगे कुछ टॉपिक्स टॉर्क के बारे में। और टॉपिक है हमारे पास टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोग डाइपोल और डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइपोल की वजह से अलग अलग लोकेशंस पे, उसके एक्सियल पे, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एनी पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल चुके हैं। डाइपोल क्या है ये बात बहुत अच्छे से हम लोग अपने पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज केस क्या है हमारे पास, हमको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं जो लोग भूल चुके हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क रोटेशनल फोर्स, ऐसा फोर्स जो रोटेशन क्रिएट करेगा किसी चीज के अंदर। जैसे कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं, दो हैंडल होते हैं, तो ये वाले हाथ को हम ऐसे घुमाते हैं और इस वाले हाथ को ऐसे घुमाते हैं, तो ये साइकिल का हैंडल इस तरह गोल घूमता है। गाड़ी का स्टीयरिंग है, एक हाथ से ऐसे करते हैं, दूसरे हाथ से ऐसे करते हैं। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब किसी दो चीज एक चीज पे एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि घर में हमारे क्या होता है, जिससे पानी आता है, पानी वाला टैप होता है, उसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, तो एक फोर्स इस अंगूठे से इधर लग रहा होता है, जैसे ये है, एक फोर्स इस अंगूठे से इधर लग रहा होता है और ये उंगलियां इधर लगा रही होती हैं। तो इसके ऊपर भी क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। यानी कि टॉर्क में क्या होता है, ये रिवीजन के तौर पे करा रहा हूं, ये हमने 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं। कैसे एक्ट करती हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी के ऊपर लगेंगी। सपोज ये है, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, तो ये जो स्टिक है ये कैसे घूम जाएगी? ऐसे गोल घूम जाएगी। तो यही टॉर्क जब किसी डाइपोल के ऊपर लगेगा जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, समझते हैं इसको। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसी, एक तार, ऐसा नहीं कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, और इसके बीच में रखा हुआ है डाइपोल, जिसने कि ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इसका ये हम सेंटर मान लें तो ये वैल्यू एल और ये वैल्यू एल, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये एल और ये एल कितनी हो जाएगी? 2L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ इस तरह से जा रही है हमारे पास। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि किस चार्ज के ऊपर कहाँ और कैसा फोर्स लग रहा है? मैंने बताया था जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो, यानी कि यहाँ से निकल रही है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इमेजिन कर लो कि एक प्लस चार्ज है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इस तरफ को जा रही है, तो यहाँ पर एक माइनस क्यू इमेजिन कर लो, ठीक है। अब देख लेते हैं इस प्लस क्यू पर फोर्स कैसा लग रहा होगा। ये माइनस वाला इधर खींच रहा होगा, प्लस वाला धक्का मार रहा होगा। यानी कि अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है तो हम लोग कह सकते हैं इस प्लस क्यू के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू ई, हम लोगों ने समझा था, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? QE। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्लस क्यू था और वो माइनस था, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला रिपेल करेगा। ये प्लस क्यू माइनस क्यू समझने के लिए फिर बता रहा हूं मैं, जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फोर्स को कैसे डिसाइड करें। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। F इक्वल टू QE। फर्क सिर्फ इतना है, ये माइनस का है तो इसकी डायरेक्शन इधर होती है, ये प्लस का है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है। अब जरा गौर से देखो, ये वाला पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रही है, इस वाले पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रही है, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, कुछ चीजें समझते, टॉर्क समझ में आ गया है, कुछ चीजें समझते चलते हैं। टॉर्क की एक खासियत है, मैंने एक पॉइंट लिखा था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ डाइपोल। यहां पे हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, डाइपोल लिखेंगे या कोई भी चीज हो सकती है। तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट चीज
अब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी डायपोल के ऊपर, तो अभी हमने देखा था साइकिल के हैंडल घुमा रहे हैं, तो बताओ ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी चीज को गोल घुमाएंगे कि लीनियर चलाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, गोल घुमाएंगे, उसे रोटेट करवाएंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए डायपोल, ठीक है, देयरफॉर नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स इसके ऊपर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, ये और ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। बट क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से, अगर मैं इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर दूं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, और ये इसको क्या कर देगा? रोटेट करवा देगा। और इस डायपोल को अगर मैं बात करूं, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है P इक्वल टू 2L/Q। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? -Q से लेके +Q की तरफ। इसने E के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? थीटा बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, डायपोल मेक्स एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। बात समझ में आ रही ना? ये एक वेक्टर है डायपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर है? ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज है। अब मैंने कहा इसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क बच्चों अगर याद करो, टॉर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? टाउ से। टॉर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? टाउ से। जो लोग भूल गए हैं वो लोग अब बस इतना ध्यान रखें, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते थे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज पर लगने वाला दो फोर्सेस में से कोई एक फोर्सेस ले लेंगे, यानी कि आइदर फोर्स इनटू, और इन दो फोर्सेस के बीच में कहीं से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो ये वाला डिस्टेंस उठा लें या ये वाला उठा लें। कुछ टीचर लोग ये वाला डिस्टेंस बनवा देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है। कुछ टीचर लोग इधर बनवा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज ना करें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है। दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे हम ये ले लें चाहे हम ये ले लें, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। अगर हम बात कर लें ए, बी और सी की, ठीक, तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आइदर फोर्स की बात कर लें, तो फोर्स की हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो F इंटू, इसलिए यहाँ पे +1 का साइन नहीं रखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो अब जरा गौर से देखें, फोर्स की वैल्यू क्या है? Q इंटू E, और BC की वैल्यू जरा गौर से देखें। हाँ, क्या हमें पता है? नहीं पता। हमें वैल्यू क्या पता है? AC पता हुआ है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूस। AC क्या है? इस ABC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में क्या रिश्तेदारी होती है? साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि BC, और हाइपोटेन्यूस मतलब कि 2L। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2L साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इंटू 2L साइन थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा? 2L इंटू क्यू। 2L इंटू क्यू क्या होता है? डायपोल मूवमेंट, PE साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास टॉर्क की वैल्यू। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? P क्रॉस E। दैट्स इट, खत्म। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। जिन लोगों को वेक्टर नहीं पढ़े 11th में, जो बच्चों ने 11th मिस कर दी किसी वजह से, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है ना। यहाँ तक याद रखें, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल और हमारी जो कैलकुलेशन और डेरिवेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं इसको, वो इसको वेक्टर फॉर्म में समझ रहे हैं, वो लोग इसको वेक्टर फॉर्म में समझ लें। टाउ क्या है? फोर्स है, मैंने बताया। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है, इसको नोट करो, फिर हम इसमें कुछ पॉइंट्स आगे देखते हैं। नोट किया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये तो बात थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस क्या थे? इक्वल थे, और अपोजिट तो है ही हैं, और इक्वल होने की वजह से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कुछ केसेस देखते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं उन केसेस को।
क्या है वो केसेस? सपोज केस नंबर 1, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई फील्ड ऐसी है मेरे पास, ये इस टाइप से, थोड़ा सही से बनाते हैं, ये यानी कि मैं देख सकता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं और वो बिल्डअप हो गया, अगर मैं आपसे लोग पूछूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बताओ किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है? आप तुरंत कह दोगे ए पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज है। और अब मेरा सवाल ये है कि सपोज यही एक डाइपोल भी है, ए यहाँ पे रखा है प्लस क्यू या रखा है माइनस क्यू, और ये है बी प्लस क्यू, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखो, अब इन पे जरा फोर्स समझो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा कुछ, F इक्वल टू क्यू और E। अच्छा, मैंने क्या कहा, अब यहाँ की फील्ड जो है इसको मैं EA मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ, EB मान लूँ। क्या ये दोनों फील्ड इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस काफ़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो कम है। यहाँ लाइंस काफ़ी क्लोजर हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं EA इज ग्रेटर देन EB। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर इस टाइप से, E यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स की वैल्यू होगी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, EA इज ग्रेटर देन EB। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा डेट इज, जिसको हम कहते हैं FA Q इंटू E, और ये इसको हम बोल देते हैं FB। अब जरा खुद सोच के देखो, EA बड़ा है या EB बड़ा है? ऑब्वियसली बात है EA बड़ा है, तो Q की वैल्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि डाइपोल है, तो फोर्स कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। यानी कि देखो होगा क्या, यहाँ पर मान लो डाइपोल रखा था और ये वाला फोर्स FB है और ये वाला फोर्स FA है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है ना, तो स्टार्टिंग में तो ये घूमेगा थोड़ा सा, यानी मान लो इमेजिन कर लेते हैं ये वाला फोर्स मेरे पास 8 न्यूटन है और ये वाला फोर्स मेरे पास 10 न्यूटन है, तो इसका जो इस वाले फोर्स का जो 8 न्यूटन होगा वो इस वाले फोर्स के 8 न्यूटन को ऐसे घुमा करके कैंसिल कर देगा। उसके बाद जैसे ही एक तार हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये कितना है 10 न्यूटन और ये कितना है 8 न्यूटन, इस तरफ अभी भी 2 न्यूटन का नेट फोर्स बचा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाला डाइपोल मेरा इस तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में यहां पर मेरे पास लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, बोथ दोनों देखने को मिलेंगे, उसको घुमाएगा भी और उसको आगे भी चलाएगा। ये बात क्लियर होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो डाइपोल उसमें लीनियर मोशन इस टाइप का और रोटेशनल मोशन दोनों दिखाएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म था तो रोटेट होकर के रुक जाएगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो कोई भी इसको आगे पीछे नहीं खींच पाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब देखते हैं हम लोग अगला केस जो हमको इसमें डिस्कस करना है, केस नंबर 2, कि टॉर्क किस किस एंगल पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो अगर हम एक कंडीशन देख लें, ये थीटा था, अब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मूवमेंट है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। तो केस नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है फॉर्मूला, PE साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस नंबर 3 देखते हैं। 2 में ही हम लोग अलग अलग थीटा की बात कर लेते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ये पहला केस देख लेते हैं। बी कर लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अब मेरा डाइपोल कैसा है, ऐसा लंबा लंबा खड़ा हुआ है। यही डाइपोल अब इस टाइप से है, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर जो ये P का वैल्यू वेक्टर ऊपर है और ये E की डायरेक्शन इधर पर है, एंगल कितना आ गया 90। टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE साइन
90 डिग्री, दैट्स इक्वल टू पी हो जाएगा, 90 की वैल्यू 1 होती है। और तीसरा केस देखें, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगेन टाउ इक्वल टू, यानी कि 180 का मतलब क्या हो जाएगा, अब जो ये टॉर्क प्लस इधर पे था ये घूम करके ऐसा आ गया, देखो ये प्लस इधर हो जाएगा और माइनस इधर, तो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डायपोल मूवमेंट p क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E और ये P इस तरफ, कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री का आ गया। तो थीटा इक्वल टू 180 PE साइन 180, अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फोर्स को मेरे पास के ऊपर क्या लग रहा होगा, 0। तो ये 3 कॉमन से केस हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और किसी भी एंगल के लिए पूछेगा 30, 45, 60, तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखनी है ताकि हम उसका क्या कर सकें, आंसर कर सकें। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछी जाती है, उसको भी देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें 2 टाइप के इक्विलिब्रियम बनते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। इसको मैं रब कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या मतलब है इसका इक्विलिब्रियम से, देखो मैं 2 केसेस बनाने जा रहा हूँ। केस नंबर 1, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मेरा डायपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है, डायपोल को अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। दूसरा केस, मेरे पास डायपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और इसमें जो डायपोल है वो ऐसा रखा हुआ है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो क्या अंतर है दोनों में, अंतर साफ समझ में आ रहा है। देख लें यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ये रही और ई की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है, तो यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई, और यहाँ पे पी की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि ये रही, और ई की डायरेक्शन ये रही, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। इन दोनों ही केस में अभी जो है डायपोल वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब, स्टेबल नहीं सॉरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा। फोर्स जितना यहाँ लग रहा है, इस केस में फोर्स यहाँ लग रहा होगा, इसमें यहाँ लग रहा होगा, रुका हुआ है। इस केस में फोर्स यहाँ लग रहा होगा और यहाँ लग रहा होगा, और ये भी क्या है, रुका हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इसमें ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, डायपोल जरा सा भी मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन हम लोग एक को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, एक को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका, देखो जरा इधर पे, इस डायपोल को अगर मैं हल्का सा रोटेट करा दूं, टिल्ट करा दूं थीटा से, तो देखो इसके ऊपर जैसे ही मैं इसको रोटेट करा दूंगा हल्का सा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आएगा। कौन सी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे। इसको जरा हल्का सा रोटेट कराते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं हल्का सा ऐसे रोटेट करा दूं, ठीक है, तो देखो ये है माइनस का क्यू और ये है प्लस का क्यू। इसके ऊपर देखो फोर्स इधर लगेगी और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, ये घूम जाएगा पूरा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटकर वापस नहीं आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटकर वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको स्टेबल कहा गया। अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट कराता हूं, ठीक है, हल्का सा, ऑन डिस्टर्बिंग इट्स इक्विलिब्रियम इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता हूं
तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट के नहीं आएगा। तो सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आफ्टर डिस्टर्बिंग इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, इट विल, पूरा लिख लेते हैं, आफ्टर डिस्टर्बिंग इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर हो गया? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे पहले, ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लौटेगा, यहाँ पे पूरा ये पलट जाता है। इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। नोट किया इसे, चलिए आगे देखते हैं। अब डाइपोल को हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने कहा इसको हम लोग क्या करेंगे, हिलाएंगे। तो जब हम इसको हिलाएंगे, यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, क्या उस समय हमको कोई ताकत लगानी पड़ेगी क्या? नहीं समझे? आओ देखते हैं। कहना क्या चाहता हूं मैं, हेडिंग रहेगी हमारे पास, वर्क डन इन rotating a dipole in uniform electric field। क्या मतलब हो गया इसका? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना बात को, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक डाइपोल रखा हुआ था इसके बीच में, क्या रखा हुआ था? डाइपोल, ये रहा, ये प्लस, इधर पे माइनस, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कराया हमने। देखो अब जरा समझना बात को, मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ अलग अलग एंगल से। ये पहले मैंने, ये सेंटर है इसका, पहले मैंने इसको ऐसा रोटेट कराया, फिर मैंने इसको ऐसा रोटेट कराया, ठीक है, फिर मैंने इसको इतना रोटेट करा दिया। ज़रा गौर से देखना, एक एंगल ये बना θ1, ये बना θ2, और फिर ये बन गया θ3, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको θ1 रोटेट कराता हूँ, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसको मैं θ1 रोटेट कराता हूँ, θ2 रोटेट कराया, फिर θ3 रोटेट कराया। क्या मेरे को हर बारी जितना थीटा में रोटेट करा रहा हूँ, थीटा एक तरह से अब मैं यहाँ पे क्योंकि वर्क डन ढूंढ रहा हूँ, तो थीटा यहाँ पर किसका क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, क्या मेरे को हर बारी इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी? क्या मेरे को हर बारी इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी? ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आप तुम लोग को याद हो तो टाउ इक्वल टू क्या था, अभी हमने पढ़ा था, PE साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे थीटा 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा, फोर्स टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अभी जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था ये, और ये जो फोर्स होगा F2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अब मेरा कांस्टेंट नहीं रह गया है। अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं सीधा सीधा वर्क डन W की वैल्यू सीधा क्या करता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया? यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या है? एंगुलर है, तो टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा कर लेता, मेरा काम खत्म हो जाता। बट ये मेरा टॉर्क जो है टाउ लगातार, मैंने ये बताया, क्योंकि लगातार थीटा बदलने की वजह से फोर्स की वैल्यू थीटा की वजह से लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। हर बार जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेता जाऊंगा मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए। ये ठीक उसी तरीके से है, अगर याद हो
कॉन्सेप्ट स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग को प्रेस करते जाओ, जैसे जैसे प्रेस होती जाती है हमें और ताकत लगानी पड़ती है, यानी कि मेरा जो फोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो 11th में सीख चुके हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे जितने भी थीटा है वो डी थीटा मूव कराएंगे। डी थीटा मूव कराने पे फोर्स कितना लगेगा एफ, फिर डी थीटा कराएंगे तो फोर्स कितना लगेगा एफ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इतने छोटे होंगे कि ऑलमोस्ट हर बारी मेरा फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ डॉट डी थीटा। सिंपल। अब यहां से मैथ लग जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम लोग, सपोज थीटा 1 से थीटा 2 हमने इसे रोटेट कराया, थीटा 1 से थीटा 2 हमने रोटेट बनाया। तो ये चीज बच्चा कई बार समझ नहीं पाता कि ये कैसे आ गया, हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा। जब ये समझ में आ जाएगा फिर तो आगे मैथ लग रही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट केवल यहाँ तक था कि आखिरकार इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा। अब सिंपल है, कर लेंगे इसको, इंटीग्रेट फुल इंटीग्रेट हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, टाउ बाहर आ जाएगा, टाउ बाहर नहीं आएगा, टाउ की वैल्यू पुट करेंगे, पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई बाहर आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है ना। इंटीग्रेट साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये पी ई माइनस कॉस थीटा 2 में से माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर। रूल्स याद है इंटीग्रेशन के, जिनको रूल्स याद नहीं है, इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता है पक्के से सीख लें। फिजिक्स के आधे से ज़्यादा डेरिवेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। क्या हो जाएगी वैल्यू, ये पी ई इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे कर लेता हूं मैं और इसको उधर कर लेता हूं, कॉस थीटा 1 में से माइनस कॉस थीटा 2। तो ये जो मेरे पास वर्क डन आ गया W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 में से माइनस कॉस थीटा 2, यही जो मैंने इसमें काम किया वो मेरा वर्क डन की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगी। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग जितना भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो उस सिस्टम के ऊपर उसकी एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। जैसे कि सपोज ये पेन है, इस पेन को उठाया मैंने, काम किया, अब इस पेन के पास कितनी एनर्जी आ गई, mgh, जो यहाँ से हाइट है। सेम उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर जो वर्क किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम याद होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा, यही क्या बन जाएगा, यही वर्क इस डायपोल की क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ और एनर्जी का सिंबल U आ जाएगा, तो ये जो वर्क डन है यही एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, पी ई कॉस थीटा 1 में से माइनस कॉस थीटा 2। ओके, यही मेरे पास इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा और यही मेरे पास वर्क डन का भी आ जाएगा। दोनों डेरिवेशन में इसी से कर लूंगा। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, क्या बनते हैं इसमें कुछ केस बनेंगे, आओ डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। नोट किया इसको, चले आगे। अब देखो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी है, और वो चीज़ क्या है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कंट्रोवर्सी कर जाते हैं, कई बार आपस में उलझ जाएंगे। समझते हैं इसको कैसे, रब कर दें इसको, क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमारी तो एकदम सही है, और हम लोग क्या देखते हैं, ये जो दोनों फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले दोनों आपस में कई बार उलझ जाएंगे। तो कैसे इसको हम लोग समझें और काम करें। जैसे कि सपोज इस तरफ हम लोग लिखते हैं वर्क डन, और इसी के ठीक सामने हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी
stored in dipole। ओके, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है हमारे पास, W इक्वल टू PE cos θ1 में से माइनस θ2। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक डायग्राम भी बना लेते हैं समझने के पर्पज़ से। ये एक डायपोल है, ठीक है, ये इसका एंगल थीटा है। ये मेरे ख्याल से बातें अब समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, चलते हैं, तो वर्क डन देखते हैं। पहला केस, अगर मैं वर्क डन कहाँ से कहाँ करूँ, 0 से 90 करता हूँ, तो वर्क डन की वैल्यू यानी कि मैं 0 पे था और 90 पे ले गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, PE cos 0 में से माइनस cos 90। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, वर्क डन हुआ PE। ये जो पहला केस है ना, यहाँ पे तुम लोग देखोगे जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन PE कर दिया तो इसके अंदर एनर्जी भी, U की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए थी, PE। बट हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब मैं 0 से 90 करता हूँ तो उस समय इसकी पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो गई, 0। ये मेरा वर्क कहाँ चला गया, ये जो मैंने काम किया PE, ये इसके अंदर स्टोर होना चाहिए था, बट ये तो स्टोर होता ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसी की मैं बात कर रहा था कि ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। इसको समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इसको समझने के लिए हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आखिरकार डायपोल बना कैसे, हाउ डायपोल मेड। डायपोल बना कैसे, चलो डायपोल बनाते हैं। डायपोल कैसे बना, ध्यान रखना, ये क्या हुआ, मेरा वर्क डन किया, वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, बट पोटेंशियल एनर्जी जब मैं 0 से 90 घुमाता हूं उस समय, यानी कि जब मेरा ये E है और मैं डायपोल को ऐसा कर चुका हूं अपने, ठीक है, वर्क डन कर चुका हूं, तो आखिरकार एनर्जी इसके पास क्यों नहीं है, नेट एनर्जी 0 कैसे हो गई, इसको समझते हैं ऐसा कैसे हुआ। मेरे पास एक डायपोल था नहीं, सॉरी, डायपोल बना रहे हैं हम लोग, दो चार्जेस रखे, प्लस Q और माइनस Q, दोनों इन्फिनिटी पर है। चलो पहले एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया, ठीक है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया और लेकर के आकर के मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, प्लस Q। इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ा, डेट इज W1। ठीक है, अब ये जो W1 होगा प्लस Q की वजह से कैसा हो जाएगा, प्लस W1 हो जाएगा। ठीक है, और मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूँ यहाँ पर, Q प्लस W हो गया, इसको समझ लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरे पास क्या है, प्लस Q है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेकर के लेके आ रहा हूँगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ऐसे धक्का मार रही होगी, है ना। जैसे मैं प्लस Q को यहाँ पे ले आऊँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रही होगी, इस तरफ धक्का मार रही होगी, और मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, इसको धक्का मार रहा हूँ इस तरीके से। तो देखो मेरा फोर्स भी इधर है, मैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ वो इधर पे ही है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इधर ही है। बात समझ में आई, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इसी तरफ है, तो मैं इसको खींचता 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 यहाँ तक ले आया सपोज, प्लस Q को। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसकी वजह से क्या हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो थीटा की वैल्यू 0, वर्क डन मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसको यहाँ लाने में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, प्लस W। ठीक है, अब मैं लाता हूँ माइनस का Q, मैं माइनस का Q लेके यहाँ से चला। माइनस का Q जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा था, अब जरा गौर से देखो, जैसे ही मैं इस फील्ड में ले आऊँगा माइनस Q को, माइनस Q क्या किया जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा। मैंने कहा था इस तरफ प्लस Q इमेजिन कर लो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस Q को ऐसे पकड़ के खींच के चलूंगा कि एकदम भाग ना जाए वहां पर। ठीक है, अब मैं इसको इधर पकड़ के चल रहा हूं, तो इसके ऊपर मेरा फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ। ध्यान रखो, मैं इसको पकड़ के ऐसे रखा हुआ, धीरे 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 मूव करा रहा हूं। ठीक है ना, यानी कि मैंने फोर्स इधर पे रखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट उधर पे हो रहा है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट D और ये रहा फोर्स। ठीक है ना, इस चार्ज को भी मैं इसकी ही सेम पोजीशन पे लेके आ जाता हूं, यहां पर माइनस Q। तो
एंगल कितना हो गया 180, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया माइनस का W। ठीक है, अब मेरे को डाइपोल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट सेम जगह पे लेके आया, तो इसको थोड़ा सा किसी को भी एक को मूव करा लेता हूं मैं। ठीक है, किसी को भी मूव करा लूं, चाहे इसको चाहे इसको। तो अब देखो जरा यहाँ पर मैं इसको जब मूव कराता हूँ इस माइनस क्यू को, तो मैं इसको ऐसे करके लेके आ गया और ये, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू। क्लियर है, ये क्या हो गया माइनस का क्यू हो गया। ओके, अब अच्छा इसको मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरे को धक्का मारना पड़ेगा, चाहे इसको मूव कराएं चाहे इसको मूव कराएं। ये माइनस का क्यू हो गया और ये डिस्टेंस आ गया L, 2L ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहां से यहां लाने में कुछ वर्क डन हुआ W। ठीक है, वो कितना हो गया, फोर्स लग रहा था डॉट डिस्टेंस कितना चला 2L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात। अब जरा देखो, अब जाकर के मेरा डाइपोल क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। अब जाकर के मेरा डाइपोल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जरा मैं ये सिस्टम मेरा जो तैयार हुआ है, टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क W1, इसको मैं W1 कहता हूं, इसको W2 कहता हूं, इसको W3 कहता हूं। W1 प्लस W2 प्लस W3। गौर से देखें तो ये है मेरे पास W1 जो है प्लस W है। ठीक है, W2 है जो माइनस का W है, और W3 जो है वो F डॉट 2L है। ठीक है, और ये भी क्या है, इस तरफ आ रहा था। यहाँ पे अगेन क्या था, फोर्स इस तरफ था और मेरा फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, और मैं अपना फोर्स इस तरफ लगा रहा था। तो ये वर्क डन भी कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम दूरी तक के लिए थे। बचा मेरे पास ये, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई डॉट 2L माइनस का 2L इंटू क्यू, दैट्स इक्वल टू माइनस का PE। यही वर्क डन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस की PE। तो यानी कि जिस समय, ये बात जरा गौर से देखो, जिस समय मेरा डाइपोल लीनियर है, इस तरीके से है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, उस समय ऑलरेडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस की PE। इसके पास इस समय ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस की PE है। इसीलिए जो मैंने यहाँ पे वर्क किया कितना, PE, कितना वर्क किया इसके ऊपर, PE। तो ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस PE माइनस PE मिलकर कैंसिल हो गया। और जब मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दिया तो नेट U की वैल्यू कितनी हो जाती है, मेरे पास 0 आती है। ये बात समझ में आई। एक्चुअल में जिस समय डाइपोल बना उस समय उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस की PE। तो इसीलिए जो मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट कराया तो कितनी एनर्जी बची इसके पास, 0। ये जो वर्क डन इसमें हुआ, जो एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, वो इस पहले वाली एनर्जी को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ध्यान रखना, किसी भी डाइपोल की, एनी डाइपोल हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, और होती कितनी है, याद कर लेना, डेट इज माइनस की PE। 0 से भी नीचे होती है। 0 इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस का PE है। अब इसके हम लोग कुछ केस करते हैं और एक छोटा सा डेरिवेशन है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब मैं वर्क डन को और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को आपस में क्या है, कंपेयर कराता हुआ एक टेबल बनाऊंगा। इसको आप जरा नोट करें, आगे चलते हैं फिर। ओके, नोट किया, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब एक टेबल के थ्रू इसको कंपेयर करते हैं। वर्क डन एंड वर्क डन नहीं, लेते हैं हम लोग सबसे पहले एंगल बिटवीन P एंड E। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं हेडिंग इनिशियल
पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम ले लेते हैं कितना वर्क डन हुआ, फिर हम ले लेते हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट केसेस हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ओके, तो शुरुआत में जब हमने डायपोल बनाया था तो ये रही मेरी ई की डायरेक्शन और यही थी मेरी किसकी, पी की डायरेक्शन, सेम साइड में। तो एंगल बिटवीन पी एंड ई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा था माइनस की कितनी थी, पी ई थी। कोई वर्क अभी नहीं किया है, वर्क डन इसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ है, तो 0 है। नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का पी ई। अब मैं इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करूँगा, पहला केस। दूसरा केस, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, मेरा ई यही था, मैं पी को ऐसे ले आया, यानी कि कितना होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पी ई थी माइनस का। वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम देख लें तो पी ई कॉस थीटा 1 में से माइनस कॉस थीटा 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये, कॉस थीटा 2। तो थीटा 1 कितना था 0 और थीटा 2 कितना हो गया 90, तो कॉस 90 0 हो गया। नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई प्लस की, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये जो मैंने वर्क डन किया उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, प्लस पी ई, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। यही कॉन्सेप्ट था जो हमें यहाँ पे समझना था, बाद बाकी तो ओके है। फिर हम इसको कर लें क्या, यहाँ पर ये ई की वैल्यू और ये रही मेरी पी की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो माइनस का पी ई है। अब यहाँ देख लें वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ई कॉस थीटा 1 कितना था 0 1 और कॉस 180, कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस का 1, तो पी ई कॉस थीटा 1 वैल्यू 1 माइनस माइनस का 1, तो नेट वैल्यू कितनी होगी 2 पी ई। क्लियर है, तो अब नेट वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 पी ई माइनस पी ई, वैल्यू कितनी आ गई पी ई। इसी तरीके से हम लोग और भी निकाल सकते हैं, 270 360, उनकी वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसी को देखते हुए, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, बट एनर्जी स्टोर्ड, हेडिंग है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल ऑन रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होती है, 90 होती है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला था हमारे पास W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 में से माइनस थीटा 2। तो क्योंकि मेरे पास क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, सॉरी मिनिमम 0 वैल्यू कहाँ से आती है, 90 से आती है, तो मैं इसी जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला डराइव किया था वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो डी डब्ल्यू की वैल्यू थी, कुछ नहीं करना, वहाँ पर थीटा इनिशियल कहाँ ले लेंगे हम लोग 90 लेंगे और फाइनल थीटा कुछ भी थीटा होगा, डेट इज टाउ डी थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 90 थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये डेरिवेशन बोर्ड के बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा ही रिजल्ट क्यों आया, क्यों 90 लिया, 90 से ही क्यों स्टार्ट किया, ये सारे सवाल हैं जो इस कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों के खत्म हो जाने चाहिए। क्यों 90 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा वो वैसा ही क्यों आता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी पी ई और साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का कॉस थीटा 90 से थीटा। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ई माइनस कॉस 90 माइनस माइनस का कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखो क्या हो गया ये, ठीक है, कॉस थीटा 2, सॉरी उल्टा हो गया ये, कॉस थीटा में से माइनस माइनस का कॉस 90। ओके,
तो ये वैल्यू तो जीरो होकर खत्म हो जाएगी। ये वैल्यू मेरे पास नेट क्या बची, माइनस का पी ई कॉस थीटा, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन वी रोटेट इट। तो देख सकते हैं अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कराता हूं, कैसे रोटेट कराऊंगा, 90 से वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिट करूंगा, मेरी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है इसके हिसाब से आंसर निकल आएगा। चेक कर लेते हैं। 180, अगर मैं इसको 180 से रोटेट कराता हूं तो cos 180 इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 रखते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का p। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेरे को किसी भी डाइपोल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराऊंगा तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये फॉर्मूला मेरे को उसके बारे में बताएगा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मेरे को नेट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएगा। और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कट कुटाकर उसके बाद मेरे पास क्या आती है, नेट आती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। ये डेरिवेशन है जो तुम्हारा बोर्ड में आता है, ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी की, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी जब उसको थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे। ओके, इसको नोट करें, आगे चलते हैं। नोट किया, चले आगे। ओके, तो देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में भी ये लास्ट टॉपिक है और आज का भी हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो अगली हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास एक चार्ज्ड रिंग है, एक गोल्ड रिंग है चार्ज, ठीक है। सपोज ये गोल्ड रिंग है एक चार्ज, उसके रिंग है, उसके एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बात समझ में आ गई। तो डायग्रामेटिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मेरे पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस यहाँ पर, और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, पूरी रिंग पर चार्ज है Q, ठीक है। और इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है, E कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो अब देखो, जो अब तक हमने पढ़ा है, E को भी क्या है, चार्ज की एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर यहाँ पर ये चार्ज है तो, और मेरे को ठीक है, समझते हैं इसको। तो इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे चार्ज को एक साथ कंसीडर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चार्ज dq कंसीडर कर लेंगे। बहुत छोटा सा चार्ज जो कि कितनी लेंथ पर होगा, dl लेंथ पर होगा, रिंग की dl लेंथ पे dq चार्ज होगा, ठीक है। रिंग की dl लेंथ पर बहुत छोटी सी लेंथ है, उस पर dq चार्ज होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या निकल आएगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी निकालूं, यानी कि लैम्डा, तो डेट इज आ जाएगा dq अपॉन dl, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। इस q की वजह से इस पॉइंट पर अगर E को मैं देखूं गौर से, तो ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चार्ज से स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है लाइंस, तो इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, ठीक है। अब मेरे को इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, कहाँ चाहिए थी, उसके एक्सिस पर। तो एक्सिस पे करने के लिए हमने फिर किसका सपोर्ट लिया, किसका सहारा लिया, अपने वेक्टर का सहारा लिया। मैंने इसको रिजॉल्व किया, E इधर किया, E इधर किया। अब थीटा का प्रॉब्लम था, ठीक है। ये मेरी एक्सिस है, इसको ये रेडियस है, रेडियस को a मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जिस पॉइंट पे ये निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस r है, ये रेडियस हो गया a, ये o से एक्सिस होगी e की। अब देखो, ये थीटा अगर मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, e cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, e sin थीटा। रिजॉल्व हो गया, ठीक है।
अब एक चीज और समझते हैं। अब इसी के जस्ट अपोजिट एक में डीएल लेंथ पर जो कि डी क्यू चार्ज होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं मैं, तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही होंगी ऐसे, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि रेडियस सेम है, ट्राइंगल सेम है, तो एंगल भी सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं इसको भी रिजॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया ई कॉस थीटा और ये हो गया ई साइन थीटा। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो अपोजिट चार्जेस लिए हैं, एक चार्ज यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, फिर एक चार्ज यहाँ, यानी पूरी रिंग के अगर मैं चार्जेस को डी क्यू चार्जेस ले लूँ, तो जितने भी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं, कौन से, ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है, हर किसी, यहाँ छोटा सा, यहाँ छोटा सा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, सबका ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, अपोजिट वाला कैंसिल कर देगा, और सबका ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, अच्छा ये डी क्यू की वजह से है, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, डी ई कॉस थीटा कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई, डी ई कॉस थीटा, यानी सारे के सारे डी ई कॉस थीटा को मैंने क्या कर दिया, एडअप कर दिया। सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन समझ सकते हो ना, इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से समेशन होता है, सबका ऐड कर दिया, जितने भी थे कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, देखो जरा, तो ई नेट आ जाएगी या ई एट द एक्सिस आ जाएगी, कुछ भी कर लो, ई नेट कर लो, ई एक्सिस कर लो, जो मर्जी है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट और एक्सिस पर इंटीग्रेट करेंगे, डी ई की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, यहाँ पे क्या है डी क्यू, और डिस्टेंस क्या है आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पाइथागोरस से देखें तो ए और एक्स, क्योंकि हमको एक्स के टर्म में चाहिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अब बचा क्या है, कॉस थीटा। ओके, क्लियर हो गया ये। तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, क्योंकि डी क्यू तो मेरे को पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1 ये रूट है, स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है यहाँ पर x, हाइपोटेन्यूस क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है, रूट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, रूट को 1/2 की फॉर्मेट लिख सकते हैं, लिख दिया ऐसे, और बचा अंडर डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू बता दूं मैं, ये लैम्डा इक्वल टू क्या था, डी क्यू अपॉन डी एल था, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी एल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, लैम्डा डी एल, ये लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 ये 1 है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, बेस सेम है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये इंटीग्रेशन लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, एक्स भी बाहर है, लैम्डा एक्स बाहर आ चुका है, डीएल बचेगा यहाँ पर, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटा सा डीएल है, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बनेगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस, इस सर्कल का क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 पाई, और सर्कमफ्रेंस क्या है a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा एक्स 2 पाई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ E। इसको और शॉर्ट करेंगे अगर तो काटा पीटी कर लेते हैं, ये पाई 2 यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा एक्स, ऊपर A भी बच गया है, A नीचे क्या बचा
टू एप्सिलॉन और ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद ना करना, इसको ऐसे ही याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा तो 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू याद करना क्या रहेगी, आसान रहेगी। अदरवाइज इसमें तुम्हें एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 वैल्यू रख करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ केसेस हैं तो देख लेते हैं। वो केसेस क्या हैं? केसेस ये हैं कि हम लोग ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस पहले की तरह, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ और देखते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद कर सकते हो। जो नीट वाले बच्चे हैं उनमें उनके केस में क्या हो सकता है, ये ऑप्शन में वाइज ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज डेरिवेशन में आपको यहाँ तक रखना है, या फिर डेरिवेशन में वो कह रहा है केस के साथ करने के लिए तो आप केस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देख लेते हैं केस क्या कह रहा है ये। केस नंबर 1, इफ x इज मच ग्रेटर देन ए, x बहुत दूर है तो a की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। नीचे से मैं a को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, नीचे से a को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा x 2 पाई a अपॉन x स्क्वायर इंटू 3/2 बार की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये वैल्यू कैसे आई? ठीक है, लैम्डा ए 2 पाई ए, और 2 पाई ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, 2 पाई ए ये क्या है, इसकी लेंथ है पूरी। तो मैं यहाँ पे और एक काम कर सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा एल अपॉन एक्स स्क्वायर। लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, कंफ्यूज मत करना। लेंथ मतलब अगर सरकमफेरेंस की वैल्यू दे रखी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस कह सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा केस, केस नंबर 2 देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 डेट इज एट सेंटर ऑफ रिंग। जैसे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। तो ये 2 केसेस आते हैं हमारे पास जिनको हमें करने हैं और समझने हैं। ठीक है, इसको नोट करें, नोट किया इसको। तो ये सब कुछ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे टॉपिक्स जो कि अपने सीबीएसई में, अपने बोर्ड में हैं, और इतने ही टॉपिक ऑलमोस्ट अपने नीट में हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आईआईटी जी में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो नीट के लेवल से ये टॉपिक कवर अप हैं, बोर्ड के लेवल से टॉपिक कवर अप हैं। ठीक है, सारे केसेस आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं ऐड, ये लैम्डा एल क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इंटू एल क्या वैल्यू बन जाएगी, क्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसको मतलब ओवरऑल बात ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर तोड़ मरोड़ के हमको उसे करना आना चाहिए। नीट वाले बच्चों को क्या चीज़ देखनी है कि हमारे पास ऑप्शन में ई की वैल्यू क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी सही है, ये दे रहा है, ये भी सही है। हो सकता है वो इस फॉर्मेट में दे रहा हो सकता है वो इस फॉर्मेट में दे रहा हो। बोर्ड में डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन आएगा तो उठा करके यहाँ तक हमको सॉल्व कर देना है। फिर अगर वो केस बोलता है कि हमें केस भी करना है तो केस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ तक हमको करके छोड़ देना है। तो फिजिक्स फिर कहूँगा रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ पक्के से ध्यान रखें, फॉर्मूले की एक कॉपी बनाएं। जितने फॉर्मूले आते जा रहे हैं बिल्कुल हिंदी में लिखते चलें कि एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इतनी दूरी पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। फॉर्मूले याद होंगे तो 80% फिजिक्स ऐसे ही समझ में आती चली जाएगी। बात क्लियर होगी। फॉर्मूले मस्ट हैं, फिजिक्स का हार्ट है। अगर आपको कहते हैं ना कि दिल की फिजिक्स की धड़कन है, फॉर्मूले याद होंगे तो आपकी फिजिक्स वैसे ही स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यानी कि गॉस थ्योरम भी आ जाएगा, और कोशिश करेंगे उस लेक्चर में इसको हम पूरा फिनिश कर दें, और नहीं तो उसके 2 लेक्चर बन सकते हैं। ठीक है, पढ़ें इसको, रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट।